कल तो फर्स्ट क्लास थी, एक सामान्य परिचय ही था मतलब। अब जो सिस्टमेटिकल जो आज से चलना ही है। वैसे आवाज़ ज़्यादा गूंज तो नहीं रही है? आज तो रही ना प्रॉपर, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं पता चल गया आप लोगों को अच्छे से कि वर्ण किसे कहते हैं? अब देखो हमारे पास कुल वर्णों की बात करूँ तो 52 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हम समझेंगे। वर्ण की परिभाषा भी हमने समझ ली है। और अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुल वर्ण जो होते हैं वो 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। अभी कोई लिखेगा नहीं। 52 वर्ण कौन कौन से, इस पर चर्चा करते हैं। वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों ही आते हैं। सबसे पहले आते हैं स्वर। स्वर की बात करूं तो इनकी संख्या होती है 11। बहुत सारों का एक डाउट होता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। जो बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं, बिना किसी समय गंवाए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आता है अ, इसके बाद आ, ए, ई, ओ, ऊ, रे। इसके बाद ए, ओ और औ। अगर इनकी गिनती करें तो इनकी संख्या होती है 11। कभी प्रश्न पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है तो 11 होती है। अब इसमें क्या है, एक और यहाँ से जो प्रश्न बनने की जो संभावना रहती है उस पर चर्चा करेंगे। एक टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखना, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। उत्पत्ति। और उत्पत्ति की बात करूं तो इन स्वरों का जो जन्म होता है उस आधार पर इसके 2 भेद कौन कौन से समझ लो। सबसे पहले आता है मूल। मूल की जगह ह में ऋषि की मात्रा, ह्रस्व स्वर। और दूसरा आता है दीर्घ स्वर। उत्पत्ति के आधार पर मूल या ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। स्वरों की कुल संख्या 11 है। अब इसमें से मूल स्वर कौन कौन से और ह्रस्व यानी दीर्घ स्वर कौन कौन से? कभी स्वर की परिभाषा वैसे पूछते नहीं है, लेकिन मौखिक ऐसे बता देता हूं। स्वर किसे कहते हैं भाई, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं वैसे पूछते नहीं है, लेकिन मौखिक ध्यान में होना जरूरी है कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर का अर्थ होता है ऐसी ध्वनि जो बिना किसी बाधा के उच्चारित की जाए, बोली जाए, वह स्वर कहलाते हैं। बिना किसी बाधा के। जैसे आयु, कोई बाधा है क्या? तो ऐसी कोई ध्वनि जो बिना किसी बाधा के उच्चारित की जाए वह क्या कहलाता है? स्वर कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? इनकी संख्या 11 होती है। जो मेन हमारे जो प्रश्न आने वाला है वो आता है यहाँ तो उत्पत्ति के आधार पर मूल, जिसका दूसरा नाम ह्रस्व स्वर है और दूसरा है दीर्घ स्वर। मूल स्वर कौन कौन से और दीर्घ स्वर कौन कौन से, यहां से प्रश्न बनेगा। ठीक है, कभी प्रश्न पूछ ले तो देखो मूल स्वर की बात करूं, मूल स्वर कौन कौन से? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मूल। मूल का मतलब जड़, शुरू से, बिल्कुल शुरुआत, तो वहां होते हैं मूल। अब मूल स्वर कौन कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन कौन से, ये समझ लेते हैं। एक चीज होती है देखो समझना, एक होता है रटना। तो रटते तो हम बचपन से ही आए हैं, अब हमें समझना है। जैसे अभी बारिश का मौसम है, ध्यान से समझना। स्कूटी बाइक वगैरह आप लोग लेकर आते होंगे। मान लो बारिश का मौसम है और आप बाइक लेकर या स्कूटी लेकर जा रहे हो। भगवान ऐसा ना करे लेकिन कहीं बाइक फिसल गई, तो जब आप नीचे गिर गए तो आपके मुंह से कौन सी ध्वनि निकलेगी सबसे पहले?
हाँ निकलेगी। कौन सी ध्वनि निकलेगी? सबसे पहले तो सरकार के प्रति गाली निकलेगी। सही बात है ना? लेकिन मान लो जैसे आप जा रहे हो, गिर गए, पैर वेर टूट गया, ऐसा ना करे भगवान, लेकिन कहीं ऐसा हो जा, हादसा हो गया, तो उस वक्त आपके मुंह से जो ध्वनि निकलेगी, आपकी जो शारीरिक जो प्रतिक्रिया होगी वह क्या होगी? केवल शारीरिक प्रतिक्रिया भी नहीं होगी, कोई ना कोई तो ध्वनि अपने मुंह से निकलेगी। कौन सी ध्वनि निकलेगी? आ ऊ ए ओ ऐसे निकलेगी। भाई मैं मूल बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं? मूल स्वर। देखो ऑटोमेटिक आपके मुंह से जो ध्वनि निकलने वाली है वो कौन सी निकलेगी? समझ लो। देखो सबसे पहले तो गिरे, ठीक है, जैसे आप गिरे, आपको मान लो पैर टूट गया, तो सबसे पहले तो आपके अंदर जो प्रतिक्रिया रहेगी वो रहेगी सबसे पहले उठने की, कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। चलो ज्यादा लग गई चोट, गहरा गांव है, तो कोई भला मानस आया पास में आकर के आपका हाथ पकड़ा, उठाया आपको, तो उस वक्त क्या होगा कि आपके अंदर जो एनर्जी थी, जो शक्ति थी, वो तो नष्ट हो चुकी, खत्म हो चुकी है, मतलब ठीक है, एनर्जी रही नहीं। तो जब एनर्जी खत्म हो गई तो आपके मुंह से वो ही ध्वनि निकलेगी जो आपके होठों तक आए। कहाँ तक आए? होठ का मतलब समझ रहे हो? आपके अंदर से जो ध्वनि निकलेगी वो पास में कोई कान देकर सुने तो नहीं सुनाई देगी, क्योंकि दर्द की कराहट होती है, दर्द की कराहट होती है। उस वक्त आपके मुंह से जो ध्वनि निकलेगी वो न अ पूरा निकलेगा न ई पूरी। आय, आय, खत्म खेल। अ और ई, अ पूरा भी नहीं और यही तो निकलेगी। क्यों ऐसे निकलेगी तो नहीं ना, कि ओ माय गॉड, कोई अंग्रेजी बोलता है ऐसा तो निकलेगी, ओ माय गॉड ऐसे तो नहीं निकलेगी। क्या निकलेगी? कभी ट्राई करके देख लेना, अभी बारिश का मौसम भी है, ठीक है, तो उतनी निकलेगी। हाय हाय, मतलब अ और ई, अ भी पूरा नहीं और ई भी पूरी नहीं, हाय हाय, तो इसका मतलब मूल ध्वनि। समझना ध्यान से, आप लोगों को जो याद करने का तरीका समझा रहा हूं। मूल स्वर कौन सा निकला? अ, सबसे पहले अ निकला। अ के साथ एक और कौन सी जुड़ी? तो क्या लिखूंगा? अ ये दोनों समझ में आए। इसके साथ में ऊरी जोड़ देना। तो मूल स्वर कितने हुए हैं बताओ, जिन्हें ऋषु स्वर भी कहते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? अ ई ओ रे। क्लियर है? अब बताओ शेष जो बाकी है वो कौन से स्वर हुए? दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी हो गई है? 7 हो गई। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। जहां यहां से प्रश्न जो बनेगा, अब प्रश्न कैसे पूछेंगे वो वैसे मैं पैटर्न समझाऊंगा, लेकिन यूं मौखिक ऐसी बात करें, निम्नांकित में से मूल स्वर वाला विकल्प है या विकल्प नहीं है? कैसे भी घुमा करके दे सकता है। तो अपने तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई अ ई उ और री, ये चारों क्या होते हैं? मूल होते हैं। तो दूसरे बाकी है वो कुछ में जाएंगे तो दीर्घ। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? उतार लो ये।
लिख लिया सभी ने? एक और प्रश्न आता है स्वर से संबंधित। देखो, स्वर में एक उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर कौन से, दीर्घ स्वर, समझ में आ गई बात। एक और एक स्वर से संबंधित कभी प्रश्न आ जाता है मात्रा से संबंधित। किससे संबंधित? अभी लास्ट टाइम एक दो पेपर में इन्होंने, क्योंकि पेपर बनाने वाला जो होता है ना, जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से उसकी क्या होती है, शुरुआत होती है, प्रारंभ होती है। ठीक है। और अब जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में हमें इतना सी नॉलेज होता है, संधि दे रखी, समास दे रखा, उपसर्ग दे रखा, प्रत्यय दे रखा, हम उतना ही पढ़ते हैं, हमें आसपास उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये सभी चीजें जो है वो किस पर चलती है? वर्णों पर चलती। भाई वर्ण है तो शब्द है, न शब्द है तो वाक्य है, न वाक्य है तो भाषा है। ठीक है, हम उस पर फोकस करते नहीं। और जब से ये बोर्ड आया है एग्जाम लेने, तब से विद्यार्थियों को इतना, मतलब विद्यार्थियों के अंदर इतना गुमराह कर दिया विद्यार्थियों को, अब वो कहाँ से पढ़े और क्या पढ़े और कहीं से ना पढ़े। ठीक है। तो एक और चीज है कि भाई, जो एक क्वेश्चन देखा था मैंने, उसमें केवल एक लाइन लिखी हुई थी। क्वेश्चन के अंदर जो भी ABCD ऑप्शन आते, एक ऑप्शन में था केवल, लेकिन क्या पता आज ऑप्शन में कल सीधा क्वेश्चन बना के दे दे, तो वो भी जानकारी होनी जरूरी है। मात्रा जो है, वर्ण जो होते हैं, वर्णों से संबंधित एक आता है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है आपके पूछ ले, तो ये भी जानकारी होनी जरूरी। प्रश्न ये है, हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी होती? बचपन से, पहली क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। अभी मैं कह दूं कि भाई ये किसकी मात्रा, तो आप बता दोगे, बता तो दोगे ना भाई, ये कौन सी मात्रा है तो आप बता दोगे। ठीक है, उदयपुर, ये किसकी मात्रा, आप बता दोगे, मुझे पता, आपको पता है। लेकिन प्रश्न ये पूछा कि हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, फिर स्वरों की संख्या कितनी? मैंने तो अम और अह लिखा ही नहीं यहां पर। प्रश्न ये है, हाँ समझ लो, मात्राओं की संख्या कितनी, और दूसरा ये है कि मात्रा किसे कहते हैं, ये भी तो पूछ ले। संख्या का नहीं पूछना, मात्रा का पूछ ले कि मात्रा के संबंधित की परिभाषा से रिलेटेड। ठीक है, समझ लेते हैं। चलो, हमारे पास स्वरों की संख्या कितनी, मुझे ये बताओ। 11 है ना? पुनः लिख देता हूं स्वर। स्वरों की संख्या है 11। अब ध्यान से समझना, यहां से बहुत सारे डाउट जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अस्वर होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। कौन से स्वर की? अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो हमारे पास स्वर कितने टोटल? 11, जिसमें से एक स्वर की मात्रा नहीं है, तो अब मात्राओं की संख्या कितनी रही? 10। तो हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या होती है तो कितनी होती है? 10। इस आ की जो मात्रा होती है वो ऐसे होता है, अंग्रेजी का टी देखा होगा। इस ई की बात करूं तो जैसे आपने बहुत सारे शब्द पढ़े होंगे, उसमें छोटी ई की मात्रा पड़ी होगी ना, छोटी ई की मात्रा। अंग्रेजी का ऐप देखा, ऐसी होती। और इस ई जिसे हम बड़ी बोलते हैं विशेष तौर से, इसका उल्टा ऐप ऐसे। इसी प्रकार इस ऊ की बात करूं तो इस प्रकार का हो, और इस ऊ की बात करूं जिसमें लगा हुआ है हैंडल, तो ऐसे। ठीक है, जैसे आपसे एक प्रश्न पूछ ले, जैसे लास्ट टाइम एक रीड में भी पूछा था, सही कौन सा इन दोनों में से? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। दूसरा अपने अपने हिसाब से बता दो, 2 लड़ेंगे, 1 गिरेगा। दूसरा, सबके दूसरे ही लोग करो, एक एक पहले ही बता दो कोई। हाँ, भाई हम अंतिम हमारा परिणाम जो है वो किस पर है, किसके लिए आ रहे हो आप? अंतिम परिणाम क्या है? नौकरी लगोगे 30 तारीख को खाते में
यू आर अकाउंटेड, अकाउंट क्रेडिटेड, जो भी है, 45,000, 50,000, 22,000, 23,000, जो भी एक्स वाई जेड आप जिसके पे है, डिपॉजिट। मन में इतनी बढ़िया खुशी होगी, आ हा, ठीक है, जितनी गुलाब जामुन खाने में भी नहीं होती। ठीक है, तो फिर उसके लिए आ रहे तो सही कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ है। हिंदी में मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो आता है ना, वो कहीं दिल्ली बॉम्बे जयपुर से उठकर नहीं आता है। अपने इर्द गिर्द हम जिन चीजों को देखते हैं, जिन पर बार बार हमारी नजर जाती है, वैसे ही एग्जाम पेपर पैटर्न बनाने वाला पेपर बनाने वाले की वही नजर जाती है जहां आपकी जा रही है। उसको पता भी होता है ये सही है गलत है, लेकिन हमें नहीं पता होता, और वहीं से प्रश्न बना के दे देता है। एक टॉपिक है शब्द शुद्धि, नाम सुना? शब्द शुद्धि। तो क्या है शब्द शुद्धि? क्या है? आसपास जो हम इर्द गिर्द देख रहे हैं, सही लिखा हुआ गलत लिखा हुआ, उसी चीज को लेकर के वो डाल देता है। और सबसे ज्यादा देख लेना, अभी पुराने पेपर उठा करके, अभी लेटेस्ट जितने भी हिंदी की जहां कहीं आई ना, हिंदी की जो पेपर पैटर्न जहां दे रखा सिलेबस में, 90% क्वेश्चन शब्द शुद्धि के। कितने परसेंट? बंदे ने पूरी संधि पढ़ ली, कुछ नहीं आया। समास पढ़ लिया, कुछ नहीं आया। ठीक है, वर्णमाला ही पढ़ ली, कुछ नहीं आया, उसने शब्द शुद्धि का डाल दिया। लेकिन शब्द शुद्धि समझने के लिए संधि समास पढ़ना जरूरी होता है। ये बात समझ में आ रही? जैसे मैंने आपसे अभी पूछ लिया, आपने सभी ने कहा भाई 2 नंबर। अब आप ऐसा करो, आपके पास में 1 रुपए का सिक्का हो तो निकाल के देखो कैसा लिखा हुआ है। रुपया जो होता है उसमें ऊ की मात्रा क्या आती है? छोटी आती है। क्या आती है? छोटे और बड़े ऊ में जो मैं आपको समझाना चाहता था, हो सकता है आपको किसी को पता हो या भ्रम हो। छोटे ऊ में क्या होता है दोस्तों? बिना गठान का होता है, गठान नहीं होती। और बड़े ऊ में क्या होती है? देखो गांठ दिख रही ना, ठीक है, ये बड़ा ऊ है। और हमारा जो रुपया, जो हम जो इर्द गिर्द जहां से प्रश्न बनता है, वो ऐसे लिखा जाता है। नहीं तो सिक्का निकाल के देख लो, जिसके लिए अंतिम हमारा लक्ष्य है वो यही है, रुपया, सबसे बड़ा रुपया। प्रैक्टिकल कर सकते हो कि सर छोटा हुए या बड़ा हुए हैं, ठीक है। इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। लिखा हुआ है, नहीं लग रहा है। इसके अलावा और भी है, आसपास इर्द गिर्द देखते हो जो चीजें। गीतांजलि कैसे लिखते हो? लिखो, ऊपर ही ऊपर दिखे आपके रजिस्टर में, ऊपर ही ऊपर गीतांजलि लिखो। हाँ, गीतांजलि हाथ पे नहीं लिखना, नरी लिखना है तो ऊपर ही ऊपर जो खाली जगह है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हिंदी में। रजिस्टर में जो खाली जगह है ना ऊपर ही ऊपर, उसमें मैं इंपॉर्टेंस ही लिखवाऊंगा ऐसे। गीतांजलि लिख लिया? कितने लोगों के सही है? देख देख लेते हैं, करें मिलान। सही है सभी के? ये गलत है। गीतांजलि ऐसे लिखते हैं, लेकिन क्या करे, कोई समझाने वाला मिला ही नहीं है। समझ में आई बात? बहुत सारे शब्द हैं। बस में बैठते हो, यहां से जाते हो, बस में बैठते हैं, माँ का आशीर्वाद, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? लिखो दिखे, माँ का आशीर्वाद। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ओके ब्लो हॉर्न पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं, है कि नहीं पढ़ा? रास्ते में जाते हो, कहीं ट्रक दिख गई, बस दिख गई, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? कितने लोगों को सही हाथ खड़े करो दिखे। गलत है। फर्स्ट ग्रेड में एक पूछा था क्वेश्चन, त्योहार किसे लिखते हैं? त्योहार और पड़ोसी, 2 शब्द पूछे अभी लेटेस्ट। त्योहार, अभी राखी का त्योहार गया ना, वो लिखना कैसे लिखते हैं? और पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसी समझते हो ना? अंग्रेजी में PDOSI लिखते हो, जो भी टाइपिंग करते हो उसमें तो नेबर। सही है? गलत है। त्योहार ऐसे लिखते हैं,
हाँ जी, हाँ जी, कोई समझाने वाला ही नहीं मिला। एक और क्या लिखा, पड़ोसी में ज्यादातर आपने दो मात्रा पढ़ी होगी, ये पढ़ी ना, पड़ोसी। बहुत सारे शब्द है, समय आने पर और बताऊंगा, बहुत सारे अनाप शनाप जितने आप आसपास देखते हो लगभग गलत ही पढ़ते हैं हम, कोई समझाने वाला ही नहीं है। ठीक है, मिष्टान लिख लो, देखिए मेडिकल स्टोर पे चलते हैं, दवाइयां मिलती, मिष्टान और दवाइयां लिखो। जोधपुर मिष्टान भंडार, बीकानेर मिष्टान भंडार, मेवाड़ मिष्टान भंडार, जो भी भंडार है, मिष्टान कैसे लिखते हैं, लिख लिया। जोधपुर मिष्टान भंडार गए, हाँ वो लिख लो। लिखा, मिष्टान नहीं लिखा, ये सही है। अब आप सोच रहे हो ये गलत बताएंगे, पढ़ा है कहीं ऐसा? भाई जो हम देखते हैं हमारी आंखें स्कैन करती, कंप्यूटर में फिट कर देती है, ठीक है, आपने ऐसा पढ़ा कहीं? अब आपने कैसा लिखा, वो सबसे पहले आपने ये लिखा है ना, भाई सबसे पहले नजर कहां जाएगी, यही जाएगी जो देखते हैं हम। और हमारे हिसाब से ये सही भी होता है, एग्जाम में हमारे हिसाब से कौन सा सही होता है, ये सही होता है, ये सही होता है, ये वाला सही होता है, ठीक है, जबकि सही कौन सा है, ये होता है। एक और कौन सा बोला मैंने, दवाइयाँ, मेडिकल स्टोर पे जाते हो, हमारे यहाँ पर दवाइयाँ मिलती है, ऐसा लिखा हुआ होगा, नहीं तो जाके देख लेना आज, ऐसे लिखा हुआ है, मेडिकल स्टोर पे जाते हो, ये गलत है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कि सही है। फर्क दोनों में समझ में आ रहा है ना, दवाइयाँ दवाइयाँ, सैकड़ों शब्द ऐसे, हम देखते क्या लिखते क्या, कोई समझाने वाला ही नहीं मिला, ये चीजें समझ में आई नहीं, ये बार बार रिपीट होती रहती है, ऐसे बहुत सारे शब्द बताते रहेंगे। चलो अपन मूल टॉपिक में लौटते हैं। इस री की बात करूं, ध्यान से समझना, ये इस वाला, ये वाला हुक दिख रहा कि नहीं दिख रहा आपको, हुक कट्टा उठाते हुक होता है, यूज नो हुक्स पढ़ा होगा कहीं, कृपया लिखते हैं तो उसके नीचे क के नीचे कृपया में ऐसे हुक लगाते नहीं लगाते हैं, ये वाला हुक। फिर उसी प्रकार से जिसकी मात्रा नहीं दिख रही है, जिसकी मात्रा नहीं दिख रही है, वाकई में वो जब किसी व्यंजन में जुड़ता है तो एक मात्रा लगती है, कितनी लगती है, जिसकी मात्रा दिख रही है, जिस आई के मात्रा एक है ना, ये किसी व्यंजन में जुड़ता है तो दो मात्रा, समझ में आता रहा। और यहां तो कोई इश्यू ही नहीं है, ये एक मात्रा ऊपर दिख रही, ये खंबा दिख रहा है, ये खंबा, इसमें ये दो मात्रा और एक खंबा, इनकी गिनती करोगे तो इनकी संख्या 10 है, कितनी है, 10। तो हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या होती है तो कितनी होती है, 10 होती है। 10 कौन कौन सी समझ में आ रही? कभी पूछ लें कि मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, तो समझ लेते हैं मात्रा किसे कहते हैं। ठीक है, मात्रा की परिभाषा की बात करूं मैं, हो गया, चलो समझते हैं मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा की बात करेंगे हम, ये जो मैंने ये संकेत बनाए दिख रहे हैं ना, ये जैसे कभी हाईवे पर जाने का काम पड़ा हो तो ऐसा संकेत मिलेगा आपको, संकेत, सिग्नल चेन जिसे बोलते हैं, ये सब संकेत ही दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, संकेत। अब ध्यान से समझना, मात्रा की परिभाषा समझा रहा हूं बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। माना कि दो दोस्त है, कितने दोस्त हैं, जैसे एक दोस्त तो है ये रामलाल, मान लो, कौन है, राम, और एक दोस्त है वही हम पढ़ते आए, राम और श्याम, दो जिगरी यार है। एक दिन क्या होता है, ये श्यामलाल अपने घर पर दावत, दाल बाटी चूरमे का प्रोग्राम रखता है। किसका प्रोग्राम रखता है, दाल बाटी चूरमे का प्रोग्राम रखता है।
कौन रखता है? श्यामलाल रखता है। तो उसका दोस्त कौन है? रामलाल। उसको भी इनवाइट करेगा। वो अपने दोस्त को इनवाइट करता है, दोस्त को फोन करता है, भाई रामलाल जी आपको अपने घर पर दाल बाटी चूरमे का प्रोग्राम है, आना है। लेकिन उस दिन वो कहीं बाहर गया, मान लो जयपुर दिल्ली कहीं बाहर गया हुआ XYZ। तो अब श्यामलाल के यहाँ खाने में जाना भी जरूरी। तो ये रामलाल क्या करता है, अपने बेटे को कॉल करता है। किसको कॉल करता है? बेटे को कॉल करता और बोलता है, देख भाई मैं तो हूं बाहर और तुझे आज कहाँ जाना है? श्यामलाल जी के यहाँ खाने में। अब मुझे बताओ, श्याम जी के घर में या इनके घर में कोई भी पूछेगा भाई राम जी के घर से कौन आया, तो कहेगा यार कि उनका बेटा आया। यानी कि राम जी की जगह प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रतिनिधित्व बेटे ने किया कि नहीं किया? मुझे बताओ। यहां कोई नाराजगी होगी? नहीं होगी। नहीं जाते तो नाराजगी होती। अर्थात ये बंदा चला गया तो प्रतिनिधित्व हो गया कि उनके फलाने के घर से ये आदमी, ये बंदा आ चुका है। समझ में आई बात? तो हमारे मात्रा में भी यही है। रामलाल की जगह तो हो गई स्वर। कौन हो गए? स्वर। ये तो कौन हो गया? रामलाल। कौन हो गया? और ये संकेत दिख रहा है, ये कौन हो गया? बेटा। समझ में आई कि नहीं आई गणित? स्वर तो हो गए रामलाल। रामलाल सीधा नहीं आकर के किसको भेजा है? बेटे को। इसीलिए तो हम कहीं पर भी जैसे पढ़ते हो, कुछ भी आप लिखते हो, बोलते हो, सुनते हो, जैसे मैं यहां कुछ भी एक शब्द लिख लूं, उदयपुर, बताओ ये किसका बेटा है? छोटे ऊ का बेटा है कि नहीं है? कि नहीं है? आदमी। ये किसका बेटा? ये किसका बेटा? इधर ये तो ऑटोमेटिक अपने आप में आगे स्वर है तो सीधा प्रयोग हो रहा है। लेकिन ये किसका बेटा है? बड़ी का बेटा है ना। या बड़ी ये थोड़ी लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता चल गया कि ये जो संकेत जो है ना, ये इस बड़ी का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि नहीं कर रहा? मुझे बताओ। कर रहा है ना भाई। ये संकेत किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? बड़ी का। तो सीधी सट गणित है। जितने भी स्वर है हमारे पास, क्या है? अरे यार, जितने भी स्वर हैं उन सभी का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो संकेत होते हैं वह क्या कहलाते हैं? मात्रा। यानी यूं लिख सकते हैं, स्वरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेत क्या कहलाते हैं? बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? रटने जैसा कुछ है क्या? स्वर है उनका क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाती है। सीधी सट गणित है। ठीक है। कभी थोड़ा सा घुमा करके पूछ ले तो कभी जैसे आप बोल रहे हो मिष्टान, मिष्ठान, उदयपुर, जयपुर, ठीक है। तो एक तो बोलो उदय, उच्चारण करना देखो, उदय। नहीं बोलो पुर। एक तो बोलते केवल उदय, उदय में कोई मात्रा आ रही है क्या? लेकिन पुर। समझ में आ रहा? तो स्वर है, इनका स्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संकेत दिख रहा है, हमें पता चल रहा है कि स्वर का संकेत, स्वर का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा घुमा करके पूछ ले क्वेश्चन, तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है, किसके उच्चारण में? उच्चारण में लगने वाला समय भी मात्रा कहलाती। देखो उदय, कोई समय लग रहा है क्या? लेकिन पूर्व, तो हमें क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि आशीर्वाद, आशी, श में ई की मात्रा, कितना समय लग रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तो श बोलो ना, एक शी बोलो, समय लग रहा है ना। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाती? मात्रा कहलाता। वैसे आया नहीं अभी तक, लेकिन पूछ ले तो हम कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? ये भी उतार लो, कहीं काम आएगा। एक बार पढ़ो, इतना व्यवस्थित पढ़ो कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े।
लिख लिया सभी ने? थोड़ी स्पीड रखो, इतना जमा कर ही नहीं लिखना, यहाँ कोई पेंटिंग नहीं करनी। स्वरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेत क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। 52 में से हमने 11 स्वर पढ़ लिए, मतलब स्वर वर्ण में आते, तो 52 माइनस 11 कितने हुए? 41। 41 समझ रहे हो ना? 41 हिंदी में बोल रहा हूं। हाँ, अभी मैं बोलूं 41 तो सभी के जल्दी समझ में आता है। 41 वर्ण और पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड निकालो। लिख लिया सभी ने? रजिस्टर बंद होना चाहिए। अब देखो, हमारे पास कुल वर्ण है 52, जिसमें से आपने 11 स्वर पढ़ लिया। अच्छे से पढ़े ना? सभी की समझ में आया ना 11 स्वर के बारे में, जहां से अपने प्रश्न बनता है। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं। आपने पटी पावड़े में इसके अलावा 2 वर्ण और पढ़े थे, पढ़े कि नहीं पढ़े बताओ मुझे? एक तो पढ़ा ये और एक पढ़ा ये दोनों पढ़े थे। ठीक है, अभी तक हम उसको स्वर मानते आए, जबकि ये स्वर होते ही नहीं है। समझ में आई बात? हमारे पास स्वर कितने हो गए? 11 हो गए हैं। फिर भी 2 और हमने पढ़े, तो उन्हें क्या बोलते और कैसे प्रश्न आता, यह समझना जरूरी है। ये दोनों जो हैं, इनको अयोगवाह बोलते। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। योग जोड़, अ लग गया नकारात्मक, जिसका किसी के साथ गठबंधन नहीं हो, योग नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ये अयोगवाह होते हैं। और अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? अब आपने जो पढ़ा है, एक एक को अलग अलग पढ़ा है। इस अकेले की बात करूं, ध्यान से समझना, इस अकेले की बात करूं, इसे क्या कहते हैं बताओ? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। एक पॉइंट दिख रहा है आपको? इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इसका नाम क्या बताओ? पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ी ना, तो सब जगह ये प्रयोग किया होगा आपने। इसे बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2। पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, जैसे अम अह करते आए, ये कहते बोलते आए हो। अब देखो, इसका प्रश्न कैसे आता, ये समझना इंपॉर्टेंट। अभी नेट जेआरएफ हिंदी जैसे एग्जाम में इनका यहां से प्रश्न आया था। हम आज तक या तो पढ़े नहीं, पढ़े तो उतने ही पढ़े हिंदी सीखने के लिए, इसके अलावा तो कुछ नहीं सीखा ना हमने बस। और भूल गए, पहली क्लास में पढ़े होंगे मेरे हिसाब से, या तो पहली क्लास में पढ़े होंगे या अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे जहां तक पता है। अब देखो यहां इसका प्रश्न कैसे, अभी नेट जेआरएफ में एक प्रश्न आया था, उसको समझना है। ये दोनों जो हैं, देखो अ दिख रहा है ना यहां पर भी क्या दिख रहा है? अ दिख रहा है दोनों जगह। ये अ जो है स्वरक व्यंजन है, स्वर है। तो ये केवल यानी ओनली स्वर के साथ, किसके साथ भाई? अ के साथ ही तो लगा हुआ। स्वर के साथ, किसके साथ? स्वर के साथ प्रयुक्त होते। समझ में आया कि नहीं आया? किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? जब आप इनका उच्चारण करते हो, क्या करते हो? उच्चारण करते हो, तो स्वर के साथ तो प्रयुक्त लिख रहे हो, तो प्रयुक्त होंगे वो, लेकिन स्वर के बाद इनका उच्चारण होगा। किसके बाद होगा उच्चारण? किसके बाद होगा?
कैसे होगा समझाता हूं, देखो। जैसे देखिए, उच्चारण करना, उच्चारण करो। स स में क्या आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद किसका उच्चारण कर रहे हो आप? अनुस्वार का। और फिर क्या बोल रहे हो? योग। समझ में आया कि नहीं आया? तो केवल स्वर के साथ प्रयुक्त, अगर इसका विभाजन हम आगे से विभाजन करना सीखेंगे तो इसको विभाजन यूं करते हैं। स साइड स्टेन हो गया, इसमें से कौन सी ध्वनि निकली? अ। तो ये लो साहब, अ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्वर के साथ, ऐसा थोड़ी कि मैं यहां ठोक दूं। समझ में आ रहा है? यानी हमेशा किसके साथ प्रयुक्त हो रहा है? ये अ के साथ प्रयुक्त होगा। फिर उच्चारण करोगे तो पहले अनुस्वार बोलोगे या अ बोलोगे? पहले अ बोलोगे ना। तो मैंने क्या लिखा? दोनों चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? भाई लिख रहे तो केवल स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं, और उच्चारण करोगे तब क्या होगा? भले आप कोई सा भी शब्द उठा के देख लो, बोलो। समझ में आ रहा? बोलो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं, पहले क्या बोल रहे हो आप? आ बोल रहे हो ना। फिर उसके बाद विसर्ग, रामा, ऐसे बोलोगे। ठीक है, रामा। अब मान लो ये साइड स्टेल लगा दूं राम में, देखो, तो क्या ये सही है? ये शब्द सही है कि नहीं? शब्द शुद्धि का बन गया। अब क्या यहां सही है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? अब आपसे पूछा जाएगा भाई क्यों नहीं सही है? भाई इसमें स्वर नहीं है, और ये हमेशा चीजें किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए ये गलत है। अच्छे से क्लियर है? अब नेट जीआरएफ जैसे पेपर में केवल इन दो अयोगवाद से क्वेश्चन कैसे आया? क्वेश्चन कुछ नहीं था, यूं लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? संगत विकल्प का चयन करो। ऑप्शन ए डाल दिया था। पहले वाइट ले लेता हूं। मैंने यहां पर थोड़ा प्रश्न छोटा कर दिया है। अनुत्तरित प्रश्न अब आपके आने लग गया, इसलिए मैंने डाल दिया है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। संगत विकल्प का चयन करो। अयोग व केवल व्यंजन के साथ प्रयुक्त, अयोग केवल स्वर के साथ प्रयुक्त, अयोग व स्वर व्यंजन के साथ प्रयुक्त, कुछ कहा नहीं जा सकता। अनुत्तरित प्रश्न सी गुड। और कोई उम्मीदवार? बी गुड। और कोई उम्मीदवार? दूसरे सब न्यूट्रल हो क्या? हाँ, बी, बी बी। अच्छा, सेकेंड। हाँ। अरे यार, जब मैं, देखो, जब मैं मेहनत करता हूं तो मेरा दायित्व है आपसे भी पूछूं, और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप सही
जवाब दो, नहीं दोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, मैं समझा दूंगा वैसे, ठीक है। तो ऐसे मामला देखो, कुछ नहीं था, केवल दो आज तक पढ़ते आए हो, आपने सबने पढ़ रखा है ऐसा नहीं, नहीं पढ़ रखा है, लेकिन प्रश्न कहां से उठा के दे दिया। ये नेट जैसे एग्जाम, नेट का नाम सुना आप लोगों ने? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा इंडिया लेवल की होती है, जिसमें ऐसा प्रश्न दे दिया। अब पढ़ने वाले तो क्या पढ़ेंगे, आपने अभी तक सोचा थोड़ी था ऐसा भी प्रश्न आएगा, आपकी रीड में दे दिया, क्या कर लूंगे। और आजकल तो सिस्टम हो गया भाई, स्टेट के जो भी एग्जाम्स होते हैं, वो सेंटर के जो भी पेपर होते हैं पुराने, अभी बीच में उसने आलोक राज जी ने बोला भी था, क्या बोला था कि पुराने पेपर चेक करते रहो, बोला कि नहीं बोला। अब पुराने यूं थोड़ी बोला कि सेंटर के पकड़ो का, अदर स्टेट कोई सा भी स्टेट हो सकता, जहां से देखे तो वो करना क्या, उसको कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है। और प्रश्न कितना इजी था कि भाई संगत विकल्प का चयन करो, अयोगवा केवल व्यंजन के साथ प्रयुक्त, अयोगवा केवल स्वर के साथ प्रयुक्त, अयोगवा स्वर एवं व्यंजन के साथ प्रयुक्त, कुछ कहा नहीं जा सकता। अनुत्तरित प्रश्न मेरे समझाने के बावजूद भी आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में सी भी आया है, जैसे इन्होंने बताया भी था, जबकि मैंने बिल्कुल क्लियर बताया, केवल ओनली 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 किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं। समझ में आया नहीं आया, तो केवल एक पेपर पैटर्न का एक छोटा सा हिस्सा बताया, अभी परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं वो भी समझाऊंगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, तो ये भी आप उतार लो, ये दो वर्ण हो गए आपके।